चैप्टर 24। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि राधिका आरवी को फोन कर कहती है कि आज के दिन वो ना आए क्योंकि सुजाता बुआ रही है और उन्हें रागिनी जी और आरवी से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक मौका नहीं छोड़ती वो उन्हें सुनाने का, इसलिए वो नहीं चाहती कि कोई आरवी को कुछ कह दे तो वो ना आए। जब वो चली जाएगी तो वो उसे लेने खुद आ जाएगी। उसकी बात पर आरवी हाँ कर देती है। उसके बाद आरुषि कहती है आरवी के घर वाले बहुत मतलबी है, मतलब जब वो घर नहीं आ रही थी तो उसके पीछे पड़े थे घर आ जाओ करके। अब घर आ गई है तो किसी को पता नहीं रहता तुम कहाँ हो, और शायद किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता आरवी के होने ना होने से। उसकी बात सुन आरवी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग भी उससे प्यार करते हैं, बस जताते नहीं। तो मयंक कहता है कि जब वो अपने परिवार को मिस करती थी तो वापस क्यों नहीं लौट गई। तो आरवी कहती है कि वो चाहती थी कि वो लोग सामने से उससे बात करने आए और पूरे हक से उससे प्यार जताए, ना कि यूं छुप छुप कर। उसे ये पसंद नहीं आ रहा है। अब आगे आरवी फ्रेश होकर बाहर निकलती है। उसका सर दर्द अब हल्का हो चुका था, इसलिए उसे दवाई याद नहीं रहा खाने की, और वैसे भी वो रायजादा मेंशन में थी और उसका अभी वहां जाके अपना मूड खराब नहीं करना था, क्योंकि जिस हिसाब से राधिका ने उसे बताया उस सुजाता बुआ के बारे में, उस हिसाब से उसका मूड खराब होना पक्का था अगर उसका सामना सुजाता बुआ से हुआ। वहीं दूसरी ओर आज रायजादा मेंशन में भागम भाग थी। रिहा, राहुल, रोहन, रेयांश, रुचि और राधिका यहाँ रुकना नहीं चाहते थे, पर दादी ने सख्ती से कहा था कि अगर यहाँ से कोई हिला तो उनकी खैर नहीं। वहीं केशव जी का भी मुंह बना हुआ था, विक्रम जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। करिश्मा जी और रागिनी जी भी आज रसोई में खाना बना रही थी। अरे भाई, घर की बेटी आ रही है और उनकी नन 56 भोग बनेगे। करिश्मा जी चिढ़ते हुए बोल, ये जीजी को आज ही आना था, पता नहीं क्या होगा। रागिनी भी घबरा कर बोली है, भाभी मुझे डर लग रहा है कहीं वो आरवी को कुछ कहना दे। आपको पता है ना, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर जीजी ने कुछ कह दिया तो वो उन्हें कुछ भी बोल देगी। वैसे भी रुचि के बोलने पर वो रुचि को भी फटकार देती है, और वो मुझे जो कहती है तो कहती, पर मेरी बेटी को कुछ कहेगी तो मैं नहीं सह पाऊंगी। आखिर उसकी क्या गलती है। रागिनी जी की बात सुन कश्मीरा जी बोली, गलती तो तुम्हारी भी नहीं है तो तुम क्यों सहती हो सब कुछ। पहले माँ ताने देती थी, पर उसके बाद उन्हें भी समझ आ गया उन सब में तुम्हारी गलती नहीं है। पता नहीं ये मंद बुद्धि जीजी कब समझेगी। माना वो रिदा को अपनी बहन मानती थी, पर इस वजह से वो तुम पर ताने नहीं कस सकती ना। रागिनी जी ने अपनी आंखें झुका ली और बोली, आपको पता है ना वो सब। फिर भी कश्मीरा जी बोली, हाँ तो इसमें बराबर के भागीदार विक्रम भैया भी थे, वो उन्हें तो कुछ नहीं कहती। रागिनी जी की आंख से एक आंसू नीचे गिर जाता है। उन्हें ऐसे देखकर कश्मीरा जी उन्हें गले लगा लेती है। रागिनी जी बोली, इनकी वजह से तो मैंने आरवी को अपने से दूर रखा, ताकि जो बातें वो मुझे बोलती है वो आरवी को ना कहे, और इसी वजह से मैंने विक्रम जी को आरवी को हॉस्टल में डालने को कहा था, ताकि उसे सच पता ना चले। मैं रुचि, राधिका और रेयांश को भी ये पता नहीं लगने देना चाहती थी, पर भगवान का शुक्र था कि वो मुझ पर विश्वास करते थे, वरना वो लोग कभी मुझे अपनी माँ नहीं मानते। आज भी जीजी उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और बाकी तीनों को भी भड़काती है। कश्मीरा जी बोली, रागिनी तुम परेशान मत हो, इस घर में कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा, कोई तुमसे अलग नहीं होगा, तुम इस परिवार का हिस्सा हो। रागिनी जी बोली, पर आरवी तो हो गई ना, और वो तो शायद मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। कश्मीरा जी उन्हें समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्ची है, वक्त रहते वो समझ भी जाएगी और संभल भी जाएगी, बस तुम पेशेंस रखो। अगर तुम ही धीरज खो दोगी तो कैसे काम होगा। रागिनी जी उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुरा देती है, तो कश्मीरा जी भी मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लेती है। तभी दादी अंदर आई और बोली, क्या आज खाना बन जाएगा। अरे मेरी बेटी घर आ रही है इतने वक्त बाद, और तुम दोनों को गप्पे मरने से फुर्सत नहीं है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, क्या खाना कल परोसोगे तुम लोग। अभी 10 बजे आने वाली है सुजाता। कश्मीरा जी बोली,
पर माँ अभी 7:30 बज रहे हैं और 10 बजने में वक्त है, अभी से खाना बनाकर क्या करेंगे। दादी आंखें छोटी कर बोली, तो तुम क्या चाहती हो सुजाता यहाँ आके खाने का इंतजार करे क्या। रागिनी जी बोली, माँ आप टेंशन मत लीजिए, जीजी के आने से पहले हम सारा खाना बना लेंगे, आप पूजा की थाल तैयार कर दीजिए, बस उनकी आरती करनी पड़ेगी ना। दादी खुश होते हुए बोली, हाँ बस तुम ही एक अक्लमंद हो। फिर वो कश्मीरा जी की ओर देख बोली, सीखो कुछ अपनी देवरानी से। कश्मीरा जी बोली, माँ आप जाओ और तैयारी करो, हम यहाँ देखते हैं। दादी मुंह बनाकर चली जाती है। वो आज बहुत खुश थी। उनके जाने के बाद कश्मीरा जी बोली, पता नहीं माँ जीजी के आने से हमें क्यों ताने देने लगती है, वो नहीं होती तो माँ कितनी अच्छी और स्वीट होती है, और उनकी आने की खबर से ही वो 360 डिग्री घूम जाती है। रागिनी जी उनकी बात पर हंसने लगती है। आगे क्या होगा जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। C827 SR की एंट्री। चैप्टर 25। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि आरवी अपनी घर ना आने की वजह बताती है, उसके बाद सब फ्रेश होने चले जाते हैं। आरवी को अभी भी सिर दर्द हो रहा था पर वो किसी को बताती नहीं। नहाने के बाद उसे ठीक लगने लगता है, इसलिए वो दवाई के बारे में भूल जाती है। और उसे आज रायजादा मेंशन जाना भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से राधिका ने उसे सुजाता बुआ के बारे में बताया था, तो अगर वो आज घर गई तो पक्का उसका मूड खराब होता, जो वो होने नहीं देना चाहती। वही रायजादा मेंशन में बुआ के आने की तैयारियां चल रही थी, जिस वजह से कश्मीरा जी का मुंह बना हुआ था। रागिनी जी भी परेशान थी, वही बाहर बच्चे भी परेशान थे। दादी ने सबको घर से जाने से मना कर रखा था, इसलिए वो लोग मुंह लटका कर वही बैठे हुए थे। अब आगे रागिनी जी और कश्मीरा जी फटाफट खाना बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि दादी ने बहुत सारा खाना बनाने को कहा था। दादी ने आरती की थाल तैयार कर दी, तभी उन्हें कुछ याद आया। वो बोली, अरे आरवी कहाँ है। उनकी बात सुन सब उनकी ओर देखने लगे। उसके बाद सब एक दूसरे को देखने लगे। सबको नहीं पता था कि क्या जवाब दे। सबको चुप देख दादी बोली, अरे चुप क्यों हो, आरवी कहाँ है। वो बोली, अरे जल्दी बोलो आरवी कहाँ है। पर फिर भी कोई जवाब नहीं देता, तो दादी बोली, क्या वो वापस नहीं आ रही। राधिका बोली, नहीं वो नहीं आ रही, मैंने मना कर दिया। दादी हैरानी से बोली, क्या, क्यों किया तुमने। ये सुजाता आ रही है, उससे मिलने आ रही है, और तुमने उसे आने से मना कर दिया। अभी कोई कुछ बोलता कि राधिका फिर से बोल पड़ी, वो मिलने नहीं आ रही, ताने देने आ रही है, ये क्यों नहीं कहती आप। विक्रम जी बोले, राधिका क्या बोल रही हो। उनके बोलने पर राधिका भड़क उठी और बोली, आपको नहीं पता पापा मैं क्या कह रही हूँ। पिछले कितने सालों से बुआ मम्मा को ताने दे रही है, पर कोई कुछ नहीं बोलता, और अब वो सब आरवी के साथ हो ये चाहते हैं आप। और आपको पता है ना आरवी कितनी हाइपर है, अगर बुआ उसे एक सुनाएगी तो वो 100 सुना देगी, और उसके बाद दादी आपका ही मुंह गुस्से में फुल जाएगा, क्योंकि आपके हिसाब से बुआ से अच्छा कोई है नहीं। भले ही वो 100 ताने दे, पर आपके हिसाब से वो बस सबका भला चाहती है। पर आपको ये दिखाई नहीं दिया कि वो मम्मा का जीना हराम कर रही है। उसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे किचन से कश्मीरा जी और रागिनी जी दोनों ही बाहर आ गई। रागिनी जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, पर कश्मीरा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें शांत रहने का इशारा किया। वो कुछ बोलने को हुई, पर फिर से कश्मीरा जी ने उन्हें आंखों के इशारे से उन्हें चुप रहने का बोलती है। इस बार रागिनी जी चुप हो जाती है और अपनी बेटी को देखती है, जो कभी खुद के साथ कोई कुछ भी कर ले कुछ नहीं कहती, आज अपनी बहन के लिए अपनी दादी से झगड़ रही है। वो खुद हैरान थी राधिका का ये रूप देखकर। सब आंखें फाड़े राधिका को देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले किसी ने राधिका की इतनी ऊंची आवाज नहीं सुनी थी। आज से पहले कभी भी राधिका ने किसी से भी ऐसे बात नहीं की थी। वैसे वो दादी से बदतमीजी नहीं कर रही थी, इसलिए दादू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बोलने से, और वो भी ये चीज़ हर बार दादी को कहते, पर दादी उनकी बात नहीं सुनती थी। उन्हें तो सुजाता की बात ही सही लगती थी।
सो दादू आज रिलैक्स भी थे और हैरानी थी क्योंकि उनकी शांत भोली भली राधो आज भड़क चुकी थी। दादी भी हैरान थी, वो हर बार इस बात को अपनी बेटी के प्यार में नजरअंदाज कर देती थी, पर जब आज राधिका ने कहा तो उन्हें समझ आया, पर वो अभी भी कुछ नहीं बोली। राधिका आगे बोली, और आरवी को उन्होंने कुछ कहा ना, फिर मैं देखती हूँ कि वो फिर यहाँ कैसे आती है। अगर आपने जिद की तो मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी, देख लेना। इतना बोल वो पैर पटकते हुए बाहर की ओर चली गई। वहीं उसके पीछे बाकी के 5 लोग भी धीरे से सरक गए। बाहर गार्डन में राधिका को अभी भी गुस्सा आ रहा था, वो यहाँ से वहाँ गुस्से में चक्कर मार रही, वही बाकी 5 को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कहे, इसलिए वो उसे इधर से उधर चक्कर लगाते देख रहे थे। तभी ओबेरॉय सिबलिंग्स बाहर आते हैं। उन्होंने रायजादा सिबलिगस को देखा तो उस ओर चले जाते हैं। नील जल्दी से रुचि के पास आता है और उसके गले में हाथ डाल बोला, अरे मेरे निंजा हथौड़ी कैसा है। रुचि उसे एक साइड लुक देती है और अपने हाथ मोड़कर चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। नील समझ गया कि वो नाराज है तो वो बोला, अरे यार मैं अकेले जाना चाहता था इसलिए नहीं बताया, और अगर बताता तो कोई मुझे अकेले जाने नहीं देते। सॉरी ना मेरी निंजा, मैं पक्का अगली बार बताऊंगा। रुचि उसे घूर कर बोली, मतलब अगली बार भी यही करने का इरादा है। नील झट से बोला, अरे नहीं, अगली बार हम साथ में भागकर ट्रिप पर जाएंगे, मान जाना प्लीज। रुचि उसकी बात पर मुस्कुरा देती है और बोली, ठीक है फिर, पर तू मुझे पार्टी देगा, बोल तो ही। नील खुश होकर उसे गले लगा लेता है और बोला, अरे पक्का आज ही चलेंगे हम। रुचि बोली, नहीं आज नहीं, आज बुआ आ रही है। नील बोला, क्या वो खड़ूस आने वाली है? पक्का आज वाट लगेगी। रुचि बोली, वाट लगेगी नहीं, आज तो सूरज पता नहीं कहाँ से निकला है। क्या मतलब? नील ने उसकी ओर कन्फ्यूजन में पूछा तो रुचि उसे समाने की ओर इशारा करती है, जहां राधिका अभी भी गुस्से में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसे ऐसे देख नील बोला, ये क्या आज मेरी भोली भाली भाभी को गुस्सा क्यों आ गया? मैंने तो कभी राधिका भाभी को गुस्से में नहीं देखा, तो अजा क्या हुआ? इधर मयंक के घर में आरवी अभी भी सुजाता बुआ के बारे में सोच रही थी, तभी उसे किसी का कॉल आया तो वो भी बिना सोचे फोन रिसीव करते हैं तो उधर से आवाज आती है, हेलो डॉक्टर यार, आपको अभी एक पेशेंट को बचाना होगा। अगर आप उन्हें बचा लेंगे तो आप जो चाहेंगे वह मिलेगा। मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ, कहाँ पर आना है प्लीज जरूर आइएगा। और फोन कट हो जाता है। वही आरवी तो बस आंखें फाड़े फोन को घूरे जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर आर का नंबर किसी को भी इतनी आसानी से नहीं मिल सकता था, तो फिर इस इंसान को कैसे मिल गया। लेकिन फिर वो यह ख्याल झटक देती है, क्योंकि उसे अभी किसी पेशेंट का जान बचाना था, तो वह जल्दी से मैसेज खोलती है और एड्रेस को देखती है, फिर अपने फोन को पॉकेट में रखकर वहां से उसे एड्रेस के लिए निकल जाती है। 20 मिनट बाद वह एक प्राइवेट विला के सामने रुकी, जिस पर बड़े अक्षरों से लिखा था ऐसा विला, और उसे विला के आगे पीछे चारों तरफ सिर्फ ब्लैक फोर्स था, जिन सब के ड्रेस पर एक नाम लिखा था जो था ऐसा फोर्स। लेकिन फिर भी आरवी के फेस पर कोई डर नहीं था। वह जल्दी से विला के अंदर एंट्री लेती, लेकिन तभी उसे एक बॉडीगार्ड रोकते हुए बोला, छोटी बच्ची यहाँ से चली जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो आरवी बोली, मैं डॉक्टर हूँ और अंदर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, मुझे तो जाने दो। तो वह बॉडीगार्ड आरवी के ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, तुम बच्ची हो और खुद को डॉक्टर बोल रही हो। वही आरवी को यह सब बातें टाइम पास लग रही थी, तो वह जल्दी से अपने फोन को निकाल कर एक मैसेज टाइप करती है, और बस 2 मिनट में एक आदमी आता है, जिसे देखकर सारे बॉडीगार्ड सर झुका लेते हैं। और वह आदमी आरवी के पास आते हुए बोला, वेयर इज डॉयर, प्लीज आप जल्दी से उन्हें बुला दे। तो आरवी इस बार सीरियस होते हुए बोली, आई एम डॉक्टर यार। वही उसको ऐसा बोलता देख वह आदमी शॉक हो गया, और फिर वह आरवी के फेस को देखता है जिस पर मास्क लगा हुआ था, और उसे मास्क पर यार लिखा हुआ था। तो वह जल्दी से होश में आया और आरवी को अपने साथ उसे विला के एक प्राइवेट रूम में ले गया, जो कि शायद एक मिनी हॉस्पिटल था।
जहां पर एक 20 साल का लड़का मशीनों से घिरा हुआ था और वहां पर बहुत सारे सीनियर डॉक्टर थे। तभी आरवी जल्दी से बोली, क्या प्रोग्रेस है इनका? वही उसकी बात सुनकर कोई डॉक्टर बोलना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें आरवी एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। लेकिन फिर भी वह एसआर के नाम से डरते थे और इस लड़की को एसआर का असिस्टेंट लेकर आया था। इसलिए वह बोले, इनको लगभग 7 से 8 चाकू लगा हुआ है और इनका काफी ब्लड लॉस हो चुका है, तो इनका ऑपरेशन करना होगा। लेकिन ऑपरेशन का चांस सिर्फ 20% है और 20% रिस्क के साथ सिर्फ एक ही डॉक्टर इनका ऑपरेशन कर सकता है, जो कि डॉक्टर एआर है। अभी डॉक्टर यह बोल ही थे कि आरवी बोली, सिर्फ 2 डॉक्टर को छोड़कर बाकी सब निकले। तो सारे डॉक्टर चले गए, सिर्फ 2 को छोड़ के, और वह दोनों लड़के थे जिनका उम्र करीब 27 से 30 के बीच होगा। तो आरवी बोली, अगले 2 घंटा तक मैं यह ऑपरेशन करूंगी और मुझे जो चीज चाहिए वह तुम दोनों ला कर दोगे। तो वह दोनों बस हाँ मैं मुंडी हिला देते हैं। उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। वही उसे प्राइवेट रूम के बाहर एसआर का असिस्टेंट इधर से उधर टहल रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड आया और बोला, ऋषभ सर, क्या एसआर के फैमिली को बता दे उनका सिचुएशन क्या है? तो ऋषभ बोला, कैप्टन, ऐसा जब उठेंगे तो वह हमें जिंदा जला देंगे कि हमने उन पर हुए हमले के बाद को लिख कर दिया है। तो कैप्टन बोला, अरहान सर बार बार कॉल करके शिवाय सर के बारे में पूछ रहे हैं, हम क्या जवाब दें? चैप्टर 24। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि राधिका आरवी को फोन कर कहती है कि आज के दिन वो ना आए क्योंकि सुजाता बुआ रही है और उन्हें रागिनी जी और आरवी से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक मौका नहीं छोड़ती वो उन्हें सुनाने का, इसलिए वो नहीं चाहती कि कोई आरवी को कुछ कह दे तो वो ना आए। जब वो चली जाएगी तो वो उसे लेने खुद आ जाएगी। उसकी बात पर आरवी हाँ कर देती है। उसके बाद आरुषि कहती है, आरवी के घर वाले बहुत मतलबी है, मतलब जब वो घर नहीं आ रही थी तो उसके पीछे पड़े थे घर आ जाओ करके। अब घर आ गई है तो किसी को पता नहीं रहता तुम कहाँ हो, और शायद किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता आरवी के होने ना होने से। उसकी बात सुन आरवी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग भी उससे प्यार करते हैं, बस जताते नहीं। तो मयंक कहता है कि जब वो अपने परिवार को मिस करती थी तो वापस क्यों नहीं लौट गई। तो आरवी कहती है कि वो चाहती थी कि वो लोग सामने से उससे बात करने आए और पूरे हक से उससे प्यार जताए, ना कि यूं छुप छुप कर। उसे ये पसंद नहीं आ रहा है। अब आगे आरवी फ्रेश होकर बाहर निकलती है। उसका सर दर्द अब हल्का हो चुका था, इसलिए उसे दवाई याद नहीं रहा खाने की, और वैसे भी वो रायजादा मेंशन में थी और उसका अभी वहां जाके अपना मूड खराब नहीं करना था, क्योंकि जिस हिसाब से राधिका ने उसे बताया उस सुजाता बुआ के बारे में, उस हिसाब से उसका मूड खराब होना पक्का था अगर उसका सामना सुजाता बुआ से हुआ। वही दूसरी ओर आज रायजादा मेंशन में भागम भाग थी। रेहा, राहुल, रोहन, रेयांश, रुचि और राधिका यहाँ रुकना नहीं चाहते थे, पर दादी ने सख्ती से कहा था कि अगर यहाँ से कोई हिला तो उनकी खैर नहीं। वही केशव जी का भी मुंह बना हुआ था, विक्रम जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। करिश्मा जी और रागिनी जी भी आज रसोई में खाना बना रही थी। अरे भाई, घर की बेटी आ रही है और उनकी नन 56 भोग बनेगे। करिश्मा जी चिढ़ते हुए बोल, ये जीजी को आज ही आना था, पता नहीं क्या होगा। रागिनी भी घबरा कर बोली है, भाभी मुझे डर लग रहा है कहीं वो आरवी को कुछ कहना दे। आपको पता है ना, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर जीजी ने कुछ कह दिया तो वो उन्हें कुछ भी बोल देगी। वैसे भी रुचि के बोलने पर वो रुचि को भी फटकार देती है, और वो मुझे जो कहती है तो कहती, पर मेरी बेटी को कुछ कहेगी तो मैं नहीं सह पाऊंगी। आखिर उसकी क्या गलती है? रागिनी जी की बात सुन कश्मीरा जी बोली, गलती तो तुम्हारी भी नहीं है तो तुम क्यों सहती हो सब कुछ? पहले माँ ताने देती थी, पर उसके बाद उन्हें भी समझ आ गया उन सब में तुम्हारी गलती नहीं है। पता नहीं ये मंद बुद्धि जीजी कब समझेगी। माना वो रिदा को अपनी बहन मानती थी, पर इस वजह से वो तुम पर ताने नहीं कस सकती ना। रागिनी जी ने अपनी आंखें झुका ली और बोली, आपको पता है ना वो सब। फिर भी
कश्मीरा जी बोली, हाँ तो इसमें बराबर के भागीदार विक्रम भैया भी थे, वो उन्हें तो कुछ नहीं कहती। रागिनी जी की आंख से एक आंसू नीचे गिर जाता है। उन्हें ऐसे देखकर कश्मीरा जी उन्हें गले लगा लेती है। रागिनी जी बोली, इनकी वजह से तो मैंने आरवी को अपने से दूर रखा, ताकि जो बातें वो मुझे बोलती है वो आरवी को ना कहे, और इसी वजह से मैंने विक्रम जी को आरवी को हॉस्टल में डालने को कहा था, ताकि उसे सच पता ना चले। मैं रुचि, राधिका और रेयांश को भी ये पता नहीं लगने देना चाहती थी, पर भगवान का शुक्र था कि वो मुझ पर विश्वास करते थे, वरना वो लोग कभी मुझे अपनी माँ नहीं मानते। आज भी जीजी उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और बाकी तीनों को भी भड़काती है। कश्मीरा जी बोली, रागिनी तुम परेशान मत हो, इस घर में कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा, कोई तुमसे अलग नहीं होगा, तुम इस परिवार का हिस्सा हो। रागिनी जी बोली, पर आरवी तो हो गई ना, और वो तो शायद मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। कश्मीरा जी उन्हें समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्ची है, वक्त रहते वो समझ भी जाएगी और संभल भी जाएगी, बस तुम पेशेंस रखो, अगर तुम ही धीरज खो दोगी तो कैसे काम होगा। रागिनी जी उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुरा देती है, तो कश्मीरा जी भी मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लेती है। तभी दादी अंदर आई और बोली, क्या आज खाना बन जाएगा? अरे मेरी बेटी घर आ रही है इतने वक्त बाद, और तुम दोनों को गप्पे मरने से फुर्सत नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, क्या खाना कल परोसोगे तुम लोग? अभी 10 बजे आने वाली है सुजाता। कश्मीरा जी बोली, पर माँ अभी 7:30 बज रही हैं और 10 बजने में वक्त है, अभी से खाना बनाकर क्या करेंगे? दादी आंखें छोटी कर बोली, तो तुम क्या चाहती हो सुजाता यहाँ आके खाने का इंतजार करे क्या? रागिनी जी बोली, माँ आप टेंशन मत लीजिए, जीजी के आने से पहले हम सारा खाना बना लेंगे, आप पूजा की थाल तैयार कर दीजिए, बस उनकी आरती करनी पड़ेगी ना। दादी खुश होते हुए बोली, हाँ बस तुम ही एक अक्लमंद हो। फिर वो कश्मीरा जी की ओर देख बोली, सीखो कुछ अपनी देवरानी से। कश्मीरा जी बोली, माँ आप जाओ और तैयारी करो, हम यहाँ देखते हैं। दादी मुंह बनाकर चली जाती है। वो आज बहुत खुश थी। उनके जाने के बाद कश्मीरा जी बोली, पता नहीं माँ जीजी के आने से हमें क्यों ताने देने लगती है, वो नहीं होती तो माँ कितनी अच्छी और स्वीट होती है, और उनकी आने की खबर से ही वो 360 डिग्री घूम जाती है। रागिनी जी उनकी बात पर हंसने लगती है। आगे क्या होगा जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।